In today's lesson we're gonna do three things. ठीक है ना? हमने लास्ट लेसन में, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको लिखवाया था कि भाई ये चीजें होती हैं जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग को इम्पैक्ट करती हैं, एंड ये चीजें होती हैं जो कंटेंट स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करती हैं. We did not really talk about content structure को क्या चीजें इम्पैक्ट करेंगे. I just showed you a page but we didn't really write anything about that. ना ही हमने उसकी प्रैक्टिस की थी. तो today what we're gonna do today is कि टुडे हम लोग अभी स्टाइल एंड एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना. ऑल दीज थिंग्स वी गोना कवर ऑल दीज एज वेल, बट एंड यहाँ पे जो बातें हम करेंगे ना, जो आज डिफरेंट फॉर नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. सो बेसिकली बेटा, आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, कि दो टाइप के एसेज होते हैं, नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव. और मैंने आपको बोला कि उनमें एक डिफरेंस होता है कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है. तो जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है ना, कि प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी बेटा, दैट रियली चेंजेस हाउ वी लुक एट एवरीथिंग. आप खुद सोचो, एक चीज है जो नैरेटिव है आपका, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से उस प्रॉब्लम से डील कैसे किया, ये सब चीजें भी आ जाएंगी. एंड इफ यू वांट टू थिंक ऑफ डिस्क्रिप्टिव, थिंक ऑफ इट इन अ वेरी सिंपल सेंस. थिंक ऑफ इट लाइक देयर इज अ इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, एक पिक्चर है और आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है. एक स्टिल पिक्चर आपके सामने रख दी मैंने, ठीक है, एंड आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो. फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग है, डू यू गाइस नो अबाउट सम कॉमन पेंटिंग, जैसे वैन गो की पेंटिंग्स होती है, स्टारी नाइट है, मोनालिसा है. इमेजिन मैंने एक पेंटिंग रख दी है और मैंने आपको बोला अब लिखो इस बारे में 450 वर्ड्स, ठीक है. दैट इज व्हाट डिस्क्रिप्टिव मीन्स. एक दो लेसन्स तक, 2 लेसन्स तक एटलीस्ट यही कंटिन्यूएशन करेंगे बेटा, कि नैरेटिव के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, एंड हम उनको अपनी राइटिंग में कैसे डालेंगे. हाउ विल वी इंक्लूड दोस इन आवर राइटिंग. बेटा इसमें आपका बहुत काम इजी कर दिया गया है, सही है ना. आई हैव मेड इट वेरी इजी फॉर यू. हम लोग बहुत बहुत ब्रेक डाउन मेथड के तरीके से पढ़ेंगे. हम लोग बहुत शॉर्ट एस्पेक्ट्स के तौर पे पढ़ेंगे हर एस्पेक्ट को नैरेटिव राइटिंग के. हम लोग एक साथ नहीं पढ़ लेंगे कि भाई ये नैरेटिव राइटिंग है और लिखना शुरू कर दो. पहले हम लोग हर चीज को बेस लेवल पे लर्न करेंगे. तो मैं आपको दिखा दूं, ये आपका एग्जामिनर भी जो कहता है ना बेटा, सो हियर यू गो. और जिन लोगों के पास नोट्स हैं, यू शुड ओपन योर नोट्स टू पेज नंबर 179, 177. ओके बेटा, हम लोग दो चीजों की बात करने वाले हैं आज. In that, ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं. आप कुछ बोल रहे हो बेटा अब्दुल्ला? बेटा इंग्विज लिखा होगा उस पे, दैट्स द नोट्स बुक. इंग इट सेज इंग्विज, दैट्स द नोट्स बुक. ओके, सो for all of you who are here, and let's just focus on this right now. You can, all of you can look at my screen, right? So मैंने आपको बताया बेटा कि 15 मार्क्स इन 5 चीजों के हैं. बट अब जो 10 मार्क्स है ना, यू माइट जस्ट थिंक, आपने ना सुना होगा कि 10 मार्क्स मिलते हैं कंटेंट के नैरेटिव ऐसे में. यस, कंटेंट के मिलते हैं, बट कंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कितनी अच्छी स्टोरी लिखी. you know आपको पता ही होगा, maybe you guys know about this, because students have watched so many shows, so many movies, they've read so many books in this day and age, कि वो तकरीबन बहुत सारे टाइम्स में ना कोई सिमिलर स्टोरी लिख के आ जाते हैं. एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू, इन माय करियर मैं कोई 100 टाइम्स ना ये स्टोरी पढ़ चुकी हूँ अबाउट. एक स्टोरी होती है, कुछ स्टोरी इतनी कॉमन है, दिस वन स्टोरी कि भाई कोई पेरेंट इज डेड, देयर इज अ पेरेंट हु इज डेड एंड उसका कोई बदला या रिवेंज ले रहे हैं, उसके बाद क्या जिंदगी में आपने नेविगेट किया. ये एक प्रॉब्लम होती है जो बहुत कॉमन है. दूसरी बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो बच्चे इस बारे में लिखते हैं कॉमनली, जो कॉन्फ्लिक्ट की बात थी बेटा, नैरेटिव बेसिकली यू नीड वन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. एंड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या होगा, सही है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर बच्चे लिख देते हैं, देयर इज अ कंपटीशन हैपनिंग, कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन है, कोई स्विमिंग का कंपटीशन है, और पूरी स्टोरी इसके अराउंड सेंटर्ड होती है. डू यू रियली थिंक कि जो बच्चे बार बार सेम स्टोरी लिख रहे हैं, एंड थिंक अबाउट इट बेटा, जिस एग्जाम पेपर में आप बैठोगे, आपके साथ hundreds of thousands of other students बैठे होंगे, they're all the same age as you. आप जिस रीजन में पेपर दोगे वो आपके साथ ऑब्वियसली आपके सेम शहर में रहते होंगे, will make your essay different. आप अपने कंटेंट में ऐसी क्या बात लिखोगे जो एग्जामिनर के साथ स्टिक कर जाए, उसको आपको मार्क्स दे. ऑलराइट, तो हम बात कर लेते हैं बेटा. आपके पास ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं दैट यू हैव टू मीट, सही है. यहाँ पे ये आपकी सीआई की गिवन गाइडलाइंस है.
ये मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगी अभी कि भाई ये 5 ये जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना बेटा, ये आपकी सीआई की 5 गाइडलाइंस है फॉर कंटेंट ऑफ योर नैरेटिव ऐसे, ठीक है? अब सबसे पहला होता है बेटा स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन और हर जो हमारे कंटेंट के पॉइंट्स है ना, उन सब के अंदर 5-5 सॉरी, हर पॉइंट के अंदर ना 2 या 1 उसका और सब पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की, ठीक है बेटा? आप अगर कोई भी नैरेटिव ऐसे लिखने जा रहे हो, उसके लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट हैव अ मेन कैरेक्टर। अगर आपका मेन कैरेक्टर नहीं है, तो आपकी स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हो। सम नोट्स ऑफ दिस, सही है ना? बिकॉज़ और एल्स आप भूल जाओगे ये सब बातें, सही है? तो हम बात कर लेते हैं बेटा। फिर से मैं बता रही हूँ, आप लोग के पास कोई नोट्स बुक, कोई कॉपीज़ हैं सबके पास? अगर आपके पास मेरी नोट्स की बुक नहीं है, तो किसी के हर किसी के पास अपनी कोई कॉपी है? सबके पास अपनी कोई कॉपी है, तो जस्ट टेक आउट अ कॉपी, टेक आउट अ नोटबुक, ठीक है? ओके बेटा। हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है? जस्ट गेट अ न्यू पेज एंड आप हेडिंग डाल लो अपने पास। हमारे पास ज़्यादा लिखने का काम नहीं है, ज़्यादा काम समझने का है बेटा। रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूँ या कोई काम आपका रह जाता है, तो आप बाद में उसे देख सकते हो। सो नैरेटिव राइटिंग के अंदर वापस मैं बात कर रही हूँ। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 10 मार्क्स दैट यू नीड टू स्कोर, ठीक है? इन कंटेंट एंड उसमें से पहली रिक्वायरमेंट, इफ योर स्टोरी डज़ नॉट हैव अ कैरेक्टर, यू डोंट हैव अ स्टोरी, ठीक है? याद रखना बेटा ये बात। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जिसके मार्क्स मिलते हैं ना, वो होती है कैरेक्टर। क्या होता है बेटा, अगर आप इस पे गौर करो ना, कैरेक्टराइजेशन इज, आप लोगों ने भी कभी कोई स्टोरी सुनी होंगी। इमेजिन आपको कोई दोस्त आपको कोई स्टोरी सुना रहा है आके, अपनी जिंदगी के बारे में सुना रहा है, इमेजिन दे हैड अ गुड डे, कहीं वो घूमने फिरने गए थे, तो वो कोई कैरेक्टर है ना स्टोरी के अंदर, कोई इंसान है, तो स्टोरी हो रही है ना। इट कांट हैपन आउट ऑफ नोवेयर, कैन इट? सो यू नीड अ कैरेक्टर बेटा। एंड इसमें भी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा कि सो कैरेक्टर मीन्स दैट आप एक, या तो आपका एक कैरेक्टर होगा स्टोरी के अंदर, या 1 से लेके 3 आपकी मैक्सिमम लिमिट है। यू नीड टू राइट अ नैरेटिव ऐसे जिसके अंदर देयर इज अ मिनिमम ऑफ 1 मेन कैरेक्टर एंड अ मैक्सिमम ऑफ 3 मेन कैरेक्टर्स, ठीक है? आपकी स्टोरी में 3 से ज़्यादा मेन कैरेक्टर नहीं होने चाहिए और 1 से कम भी नहीं हो सकता। ऐसी कोई स्टोरी नहीं हो सकती इसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है, ठीक है? 1 2 3, 1 से लेके 3। अब जो मैं बात कर रही हूँ कैरेक्टराइज़ेशन। आप कैसे करते हो कैरेक्टराइज़ेशन? आप कैसे बनाते हो अपने कैरेक्टर्स? बेटा आपके नैरेटिव ऐसे में जो आप कैरेक्टर्स बनाओगे ना, अभी हम लोग एक प्लानिंग भी करेंगे। राइट नाउ वी आर गोना डू अ लिटिल एक्टिविटी अबाउट दिस। आपके जो कैरेक्टर्स होंगे ना, वो ऐसे होने चाहिए कि जो रीडर आपकी स्टोरी पढ़ रहा हो ना, वो उस कैरेक्टर से रिलेट कर सके। वो उस कैरेक्टर के बारे में कोई पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जान सके, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कैरेक्टर है, ये शाय है बहुत, ये कॉन्फिडेंट है बहुत, राइट? एक तो हम लोग उसके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बताते हैं, और दूसरा काम जो मस्ट है नैरेटिव एसे में टू स्कोर फुल मार्क्स, गुड मार्क्स, वो होता है डायलॉग्स डालना। तो वी आर गोना लर्न अबाउट बोथ ऑफ दीज़ थिंग्स टुडे, सही है? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि डायलॉग्स डालने का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है इन योर राइटिंग, एंड फिर हम लोग सीखेंगे कि हाउ विल यू मेक अ कैरेक्टर, ठीक है? आई एम गोना शो यू सम एग्जांपल रिस्पॉन्सेस एज़ वेल, ठीक है? बहुत सारे ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स हैं, अभी पेपर हुआ है, मैं अराउंड 500 स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारी अब इस बार आप लोगों को आइडिया होगा कि स्क्रिप्ट्स, यू हैव गॉटन योर स्क्रिप्ट्स बैक, ठीक है? तो आपके चेक पेपर वापस मिले हैं बेटा। कुछ बच्चों के लेवल 5 का आंसर है, ठीक है ना? मैं आपको दोनों पढ़वाऊँगी अभी। लेवल 5 का आंसर मतलब कि दे हैव स्कोर्ड 24 मार्क्स ऑन देयर नैरेटिव एसे, ठीक है? अपने स्टूडेंट्स में से। और एक बच्चे का लेवल 4 का आंसर मैं आपको वही पढ़वाऊँगी कि लेवल 4 कैसे मिला उसे, ठीक है ना? लेवल 4 का आंसर था उसका, तो उसने क्या बात कम लिखी थी, ताकि आप लोग भी सेम पेज पे हो। ऑलराइट, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑन द फैक्ट दैट हाउ डू वी राइट डायलॉग्स इन आवर नैरेटिव ऐसे, उसका फॉर्मेट क्या होता है? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कुछ पूछना तो नहीं है किसी ने अबाउट एनीथिंग? जो लोग लेट आए हैं उनको समझ आ रहा है क्या हो रहा है बेटा? ओके बेटा। सो आई नो आप लोगों को पहले से पता होगा डायलॉग राइटिंग क्या होती है। कैन समवन टेल मी व्हाट इज डायलॉग राइटिंग? या फिर यू मे आल्सो नो इट एज़ डायरेक्ट स्पीच। डज़ एनीवन नो व्हाट दैट इज़?
व्हाट डज डायलॉग राइटिंग एंड डायरेक्ट स्पीच मीन? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आई थिंक मैंने दी हुई है। हाँ, इट्स अलाउड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। कैन समवन आंसर प्लीज? डज एनीवन नो व्हाट डायलॉग राइटिंग इज? इतना मुश्किल सवाल नहीं है बेटा, इतना आप लोग क्या शाय हो रहे हो? Miss, two characters talk with each other. यस, राइट। लाइक अगर मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बनाऊँ भाई, माई मदर सेड, माई मदर येल्ड, गेट आउट ऑफ द रूम। लिटरली एनीथिंग आई एम सेइंग राइट नाउ, आज जो बंदा जिंदगी में कभी भी कर रहा होता है, that's a dialogue. Anything you're saying is a dialogue. Anything you're saying is speech. ठीक है बेटा, स्पीच का लिटरली मतलब होता है टू स्पीक। सही है, स्पीच वर्ड स्पीकिंग से निकला है। सही है, आपने स्पीच सुना होगा वो तकरीर वाली सेंस में, दैट स्टूडेंट्स डू ऑन असेंबलीज, बट स्पीच जनरली जस्ट मीन्स टू टॉक। ठीक है, बात करने को कहते हैं बेटा। तो डायरेक्ट स्पीच मीन्स कि आप किसी बंदे की बात को डायरेक्टली कोट कर दो। सही है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए नैरेटिव एसे, एंड आई बिलीव कि ये इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और आई आल्सो नो कि मे बी आप में से किसी को इसका पता भी हो। मैं बस आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ, जिसमें बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर बेटा। तो द फॉर्मेट फॉर डायरेक्ट स्पीच इज वेरी सिंपल। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच इज, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर। सही है, जैसे ये दो लोग हैं, ठीक है, ये लोग बात कर रहे हैं। अगर ये जो बंदा एग्जैक्टली बोल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे से सेंटेंस बोला है, we're going to conduct an interview about the Messi versus Ronaldo debate. आप सबको पता है मेसी वर्सेस रोनाल्डो डिबेट क्या है? डू एनी ऑफ यू वॉच फुटबॉल? तो स्पोर्ट्स देखते हो आप लोग? कोई यहाँ पे है फुटबॉल फैन? नो फैन, कोई फैन नहीं है यहाँ पे? देखते नहीं हो आप लोग बेटा? उमर आप देखते हो? आपके साइड पे और मेसी वर्सेस रोनाल्डो डिबेट में, और हसन और अयान एंड एनीवन एल्स हु वॉचेस फुटबॉल, व्हाट वुड यू से, आपकी साइड क्या है? और बाकी सब, सब रोनाल्डो हैं? चलो भाई, इतना कंसेंसस तो मैंने बहुत कम देखा है कि लाइक सारे स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हो। चलो गए, खैर गुड। एनीवेज बेटा, तो ओके, लेट्स लेट्स सी। ठीक है, इस बंदे ये इंटरव्यूअर पूछ रहा है दूसरे बच्चे से, दूसरे लड़की से कि भाई टुडे वी आर गोना कंडक्ट अ डिबेट, वी आर गोना कंडक्ट एन इंटरव्यू अबाउट द मेसी वर्सेस रोनाल्डो डिबेट। तो इसका डायरेक्ट स्पीच asked क्या द इंटरव्यूअर सेड, और आप एज इट इज सेंटेंस को कॉपी पेस्ट करके लिख देते एज इट इज, विदाउट चेंजिंग इवन अ सिंगल वर्ड। आपको भी बेटा अपने पेपर में ये लिखना है। एटलीस्ट आपको पेपर के अंदर, जब आप डायलॉग्स, आप जब भी किसी कैरेक्टर की बात कर रहे हो, जब आपका मेन कैरेक्टर होगा, ये जरूरी है, ये जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट दैट लेवल 5 ऐसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम भी एक या दो डायलॉग्स ऐड करो पर कैरेक्टर। और मैं बात करी मेन कैरेक्टर की बेटा, आप लोग जो 90% स्टोरी लिखोगे ना, 90% उसमें एक ही मेन कैरेक्टर होगा। और मैं आपको एक ही मेन कैरेक्टर के हिसाब से लिखना सिखाऊंगी, बिकॉज जितने ज्यादा आप मेन कैरेक्टर्स बनाओगे ना, उतना ज्यादा आपको मुश्किल होगा। जैसे मैंने बोला, आपको मेन कैरेक्टर ऐसा बनाना है कि आपने स्टोरी के अंदर ही ना, स्टोरी के स्टार्ट से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बातें बतानी होंगी रीडर को। जैसे आपने स्टार्ट किया लिखना, Sarah, a teen enveloped by her melancholy, always enveloped by her shyness. She felt that she couldn't talk to her classmates. ऐसे करके उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपने 2 सेंटेंस में बता दिया कि वो शाय है, वो बात नहीं कर पाती, व्हाटएवर। अगर आपके मेन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे ना, तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, आपको 3 लोगों के बारे में बताना पड़ेगा फिर, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग एक मेन कैरेक्टर भी रखें तो हमारी स्टोरी बिल्कुल सही रहती है। अब डायलॉग राइटिंग पे आ जाते हैं बेटा, कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए डायलॉग राइटिंग का। ये स्ट्रक्चर होता है। डायलॉग या डायरेक्ट स्पीच वन्स अगेन मीन्स कि आप किसी की बात को कॉपी पेस्ट करके एज़ इट इज़ बताओ। ठीक है? तो एज़ इट इज़ कैसे बताएँगे बेटा? आप सिंपली जो स्पीकर है, जो बंदा बात कर रहा है, उसका नाम लिखोगे। सही है? अगर आपके स्टोरी में मेन कैरेक्टर नाम है, सैरा नाम है फॉर एग्जाम्पल, आपने लिख दिया सैरा। अब मैं आपको बस 2 बातें बताना चाह रही हूँ बेटा। ठीक है? 2 बातें मैं बताना चाह रही हूँ, जो आपने करनी है। सबसे पहली बात, आप कभी ज़िंदगी में जब, और अगर आप नैरेटिव ऐसे करते हो तो ज़रूरी है कि डायलॉग राइटिंग करो। आप कभी भी सेड का वर्ड यूज़ नहीं करोगे बेटा। ठीक है? दिस इज़ द ईज़ीएस्ट वे जहाँ पे आप वोकैब्युलरी के मार्क्स गेन कर सकते हो।
तो आपने क्यों सेड का वर्ड यूज करना है, राइट? इतने सारे वर्ड होते हैं दुनिया में, मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी यहाँ पे, दिस इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ द वर्ड सेड। ये भी कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं है, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बट वे आप दिमाग में ये बात फिक्स कर लो, whenever you are writing dialogues you will never use the word said, ठीक है? ये बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है? आप इनमें से कोई यूज करोगे। अगर आप यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे बात कर लें, ये बंदा उसको एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो आप एक्सप्लेन का वर्ड यूज कर लेते, वरना और बहुत सारे अच्छे वर्ड्स होते हैं, आपने एक्सप्लेन का वर्ड यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलो मेन कैरेक्टर लड़का है, तो लेट्स से कुछ भी टॉम ले कह देता है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? आपने लिखा, इसका फॉर्मेट क्या होता है बेटा डायरेक्ट स्पीच का? तो आप लिखते हो नेम ऑफ द स्पीकर, सही है? ये भी आप लोग के नोट्स में पेज आप खोल लो, पेज नंबर 149 है बेटा इंग्लिश वाली बुक में। नेम ऑफ द स्पीकर प्लस फिर आप यहाँ पे लिखते हो कोई सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेड। मैंने अभी बोला आप सेड का वर्ड यूज नहीं करोगे बेटा। यहाँ पे देखो बगैर कोई काम किए आपको फ्री मार्क्स मिल रहे हैं ना, आपको वोकैबुलरी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, तो व्हाई नॉट। और फिर आगे आप कोटेशन मार्क के अंदर लिख देते जो भी आपने बात जो उस बंदे ने बोली है। और एक बात जो मैं आपको, दो चीजें जो कि बच्चे हमेशा गलती करते हुए आते हैं बेटा, ये अभी से याद लिख लो अपने पास कहीं भी नोट्स करके, डायरेक्ट स्पीच रेटिंग डाल के, दो बातें आपके पास लिखी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई कि आप लोग सेड का वर्ड यूज नहीं करो। दूसरी बात बेटा, जब भी कोटेशन मार्क होता है ना आपका, कोटेशन मार्क जो बंद होता है ना, कोटेशन मार्क के अंदर पंक्चुएशन मार्क लगना चाहिए। एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, क्वेश्चन मार्क डालना है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। इसके मार्क्स एग्जामिनर काट देता है। अगर आपने डायलॉग राइटिंग की, आपने 2-3 डायलॉग लिखी और आप, ज्यादातर बच्चे हमेशा ये करते हैं कि यहाँ बंद कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद फुल स्टॉप डाल रहे होते हैं। एग्जामिनर नोटिस करता है गलती, बिकॉज एज आई थिंक आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर बेटा, कि जो आसान गलतियां होती है ना, जैसे कि कितनी आसान गलती है, सबसे ज्यादा मार्क्स एग्जामिनर उस पर काटता है। बिकॉज़ इज़ लाइक ये तो सबको पता होनी चाहिए, ये क्यों बच्चा गलत कर रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2 वर्ड लिखे, एक वर्ड है आपने एक गलती की, बच्चे ने एक पेपर है जिसमें बच्चे ने गलती की इन दोनों वर्ड्स के अंदर, और एक बच्चे ने एक वर्ड लिखा डिटर्मिनेंट और उसमें स्पेलिंग यहाँ ये ई लिख दिया, ठीक है ना? ये इसके स्पेलिंग होते हैं, ये होते हैं स्पेलिंग बेटा डिटर्मिनेंट वर्ड के, अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं बता दूँगी। इस गलती पे एग्ज़ामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, पर इस गलती पे वो काटेगा, बिकॉज़ वो कहेगा ये इतनी सेकंड ग्रेड में मिस्टेक क्यों कर रहा है बच्चा? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने फॉर्मेट पढ़ा है डायरेक्ट स्पीच का। आप किसी का भी नाम लिखो, मैं आपको एग्जांपल बना के दिखा देती हूँ। मैंने लिख दिया टॉम, ठीक है ना? आप बोलते हो आर्ग्यू, जो भी वर्ड फिट हो रहा है, फिर आप लगाओगे कॉमा, ठीक है? मैं पूरा फॉर्मेट लिख दूँ, यहाँ पे लगाओगे आप कॉमा, टॉम आर्ग्यूड कॉमा, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा डाले, उसके अंदर पूरा कोट कर दिया सेंटेंस। टॉम आर्ग्यूड के जैसे आपने बोला रोनाल्डो इज़ बेटर बोल दिया आपने। और फिर फुल स्टॉप अंदर आएगा इन्वर्टेड कॉमा के बेटा। Okay, अब now I want you guys to do a favor for me. I want you guys to make a dialogue for me in the chat. सब लोग डायरेक्ट स्पीच का मुझे डायलॉग बना के दिखाएंगे, किसी को पूछना है तो पूछे, बट इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक वी शुड डू दिस एंड मूव ऑन। तो आप लोग सब बेटा मुझे एक चीज बना के दो, और ये गलत, ये क्या पंक्चुएशन है? ये कोई प्लीज, ये कोई वर्ड होता है बेटा? टेक्सटिंग नहीं कर रही आप, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, मुझे जिंदगी में ये वर्ड नहीं देखना है यार। और दूसरी बात, ना आपने कॉमा लगाया ना आपने देगा। फ़ोकस करो, मैं आप, ये तो मुझे भी पता है बेटा कि आपको इन्वर्टेड कॉमा डालने आते हैं। इन्वर्टेड कॉमा डालने सबको आते हैं। ये जो चीज़ है ना, इस पे फ़ोकस करना है। कॉमा डालना बहुत ज़रूरी है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पंक्चुएशन मार्क डालना बहुत ज़रूरी है परीज़ बेटा। ये जो आपने काम किया है वो नहीं करना हमें ना, हम लोग सही से काम करना चाह रहे हैं। सब लोग बेटा एक-एक सेंटेंस बना के दिखाएँगे अभी चैट के अंदर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन्स तो प्लीज़ आस्क मी राइट नाउ सो दैट वी कैन मूव ऑन। फिर हम लोग उसको देखेंगे ऐसे के अंदर इसको हम इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे काम का, ताकि आपके पास हो ये। गुड कुरतरैन बेटा। बाकी सब भी बेटा क्विकली सब लोग जल्दी से करें सो दैट वी कैन मूव ऑन। वन वन सेंटेंस ईच बेटा, जल्दी से। फरीज़ा अपना सेंटेंस सही करके बनाओ बेटा। एवरीवन, अब्दुल्ला, अयान, हसन,
ओके बेटा, हेलो, आपको आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, यही तुम लोग गलती करे, मैंने इसलिए पढ़ाया। आई नो दिस, वन सेकंड में बोल रही हूँ। ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। आई दिस इज, देखो हम लोग स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट तो इसी चीज से करेंगे। मैं आपको अभी से पढ़ा दूंगी ना, जब अभी हम अगली चीज पढ़ेंगे, 2-3 चीजें, तो आप फ्रीक आउट हो जाओगे। बट इस आसान में भी आप लोग वही गलती करो जो कि नहीं करनी है। मैं आपको बताती हूँ जो 3 गलतियां जो आप लोग बार बार कर रहे हो। पहली बात सुनो बेटा, आप जब भी कोई सेंटेंस बनाओगे ना, आपने वो बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालनी है जो कि एज़ इट इज़ किसी ने बोली, जो कि एज़ इट इज़ किसी ने बोली है। मैं आपके सेंटेंसेस पढ़ के सुनाती हूँ, उसमें गलतियाँ क्या हैं। सबके सेंटेंसेस की बात करते हैं जो गलतियाँ हैं जिसमें बेटा। सबसे पहले उमर शाह, आपने बोला अली वॉइस्ड। अच्छा, पहली बात तो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, एट ये वाले वर्ड यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वर्ड्स की भी लिस्ट दिखाऊँगी अभी। पर आपने चलो वॉइस्ड बोल दिया, दैट्स आल्सो नॉट रॉन्ग। ठीक है? अब जब भी आपने सबसे पहले क्या था? नेम ऑफ द स्पीकर, ठीक है। पहले आएगा नेम, फिर आएगा सेड का कोई सिनोनिम आ गया, डाल दिया आपने, सही है। इसके बाद कॉमा आना ज़रूरी है, इसके बगैर तो इन्वर्ट आपकी है ही नहीं डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका सेंटेंस आएगा, हू इज़ लिविंग हियर। फिर अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये क्वेश्चन है, आपने कौन, यहाँ पे आप 3 चीज़ें डाल सकते हो बेटा। या तो आपका कोई फुल स्टॉप आएगा, या तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। आपने सवाल पूछा हुआ है हू इज़ लिविंग हियर, तो यहाँ पे आपने डाल दिया क्वेश्चन मार्क और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद किए। अगर आपने ये नहीं किया, आपने इसके अलावा कुछ भी किया, तो आपके डायलॉग डालने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है? अब मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी अभी, एग्ज़ामिनर रिपोर्ट में आपको दिखाऊँगी। एग्ज़ामिनर बार-बार, बार-बार ये बात बोलता है। ठीक है? मैं आपको बेटा सिंपल सी बात है, देखो हमारी वीक में सिर्फ 2 क्लासेस होंगी, ठीक है? अगर हम पूरे साल की बात भी करें ना, तब भी वी डोंट रियली हैव दैट मच स्पेयर टाइम ऑन आवर हैंड्स। तो हम क्लास में जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना, कोई एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, जबकि पेपर में बहुत ज़रूरी नहीं है। बिलीव मी व्हेन आई से दिस इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्ज़ाम। अब जो कुर्तलन आपने सेंटेंस बनाया है, ना उसमें कॉमा है, ना उसमें इन्वर्टेड कॉमा है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है, आप दोबारा बनाओ। कुर्तलन सुमरो ने सही बनाया है, दूसरे जो कुर्तलन है बेटा वो गलत सेंटेंस है। इसको आप सही करो अपने पास, जो मैंने अभी बताया ना उसके हिसाब से। फिर हसन बेटा आपने क्या किया है? अगर ऐसे कोई बोलता है दैट ही कुक्स बेटर, नहीं ना, आपने बोला बेन एक्सक्लेम्ड, या आपने इनडायरेक्ट स्पीच कर दी। इनडायरेक्ट स्पीच से कोई मार्क्स नहीं मिलता है। मैं बताती हूँ इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगी नहीं, अभी मैं बस आपको ये पढ़ा रही हूँ जो कि आपके पेपर में आता है, इसके मार्क्स मिलते हैं। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच होता है जिस इंसान ने कोई बात बोली, आप एग्ज़ैक्टली वही बात आगे बता रहे हो। तो आपका सेंटेंस होना चाहिए, अगर बेन अपने बारे में बोल रहा है, बेन अपने बारे में बोल रहा है ना, तो वो ये बोलेगा ना कि आई कुक बेटर, राइट? इस बात पे फोकस करो। सब लोग आई थिंक बेन वो हसन का सेंटेंस भी देख सकते हैं। जी बेटा, वो ये बोलेगा आई कुक बेटर, ये नहीं बोलेगा ही कुक्स बेटर। तो अगर ये आपने लिख दिया ना बेन एक्सक्लेम्ड ही कुक्स बेटर, इसका मतलब वो किसी और ही की बात कर रहा है। कौन ही? राइट? आपने सोचना है कि ये बंदा ही बात कर रहा है, बेन बोल रहा है आई कुक बेटर। डज़ दैट मेक सेंस? तो आपका भी गलत है, इसको आप सही करो सेंटेंस को, ये गलत है। सब लोग अपना सेंटेंस सही करें ताकि हम आगे बढ़ें बेटा। हसन आप सही करो और कुरुतलान आप सही करो, और कोई ऐसे बच्चे से सेंटेंस नहीं बनाया। ओके बेटा, हम आगे मूव ऑन कर लें, यहाँ तक सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस रखे हैं बेटा, इनको आप सही कर सकते हो क्या? इनमें आप फिर से बात, अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ अब, आखिरी चीज़, ये तीनों चीज़ें आपको अपने पास लिख देनी चाहिए। और लास्ट चीज़ याद रखो बेटा, जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे होगे ना, ऐसे राइटिंग में ना एक साथ बहुत सारे डायलॉग्स आएँगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। ऐसे राइटिंग में ना एक साथ बहुत सारे डायलॉग्स आते हैं। मेक श्योर करना है, आपको मेक श्योर करना है कि जब भी काटो, तो आप नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो। इसके भी वन्स अगेन एग्ज़ामिनर्स को भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकंड, लेट्स वेट। बेटा ये आपका एग्ज़ाम्पल ऐसे है, ठीक है? ओके, इसको भी बैंड 5 का आपका आंसर है ये। अगर ये एक बंदा बात कर रहा है ना, ये एक पहला डायलॉग है, व्हाट हैपेंड शी व्हिस्पर्ड। एंड आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा बाकी सबको?
अयान को नहीं दिख रही। आप लोग को मेरा व्हाट इज दिस? अयान बेटा आप ज्वाइन करो लीव करके। मेरे भाई ने मेरे लिए चाय बनाई है एंड दिस माइट जस्ट बी द वर्स्ट टी दैट आई हैव एवर हैड। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड। अच्छा बेटा, कुर्तलान बेटा आपको अपने ऐसे के अंदर ना कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता, बट हम लोग जनरली 2 से 3 डायलॉग बहुत होते हैं। मैं उसी पे आ रही हूँ डायलॉग कहाँ डालने होते हैं। आपका डायलॉग, अगर आपने कोई फालतू डायलॉग डाल दिया, आपने ऐसे डाल दिया हाउ आर यू, उसके कोई मार्क्स ही नहीं है। मैं आपको ये बताऊँगी किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं डायलॉग राइटिंग में। बेटा हर चीज़ ना आप लोगों को ये कॉमनली होता है, इतनी गलतियाँ होती हैं, बच्चों को लगता है बस डायलॉग डाल दिया मार्क्स मिल गए। अगर आपने कोई ऐसा डायलॉग डाला ना हाउ आर यू, उससे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं भी आपको बताऊँगी कैसे डायलॉग के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? पर मैं आपको अभी फॉर्मेट सिर्फ सिखा दूँ एक बार, फिर हम फौरन आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। आप जैसे मैं आपको बस ये लास्ट चीज़ बता रही हूँ, आपका एक डायलॉग एक सेंटेंस में होगा। मतलब एक लाइन में एक डायलॉग होगा। ऐसा नहीं सकते आपके पहले आपने लिखा ही सेड या आपने बोल दिया ही आस्क्ड, एक डायलॉग डाला आपने पहले, फिर आपने उसी के आगे लिख दिया शी रिप्लाइड। ये गलत है, ये गलत है। एक ही सेंटेंस के अंदर 2 डायलॉग्स नहीं हो सकते बेटा। आपके डायलॉग्स ऐसे होंगे, पहला डायलॉग एक लाइन में होगा, अगर आप सेकंड डायलॉग बोल रहे हो तो आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे, आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे। इसको पैराग्राफ चेंज करना नहीं कंसिडर किया जाता। एंड बेटा आपको स्क्रीन दिख रही है? अयान बेटा आपको स्क्रीन दिख रही है? ये इसकी बिल्कुल सही एग्जांपल है। मैं आपको यहाँ ये पेस्ट भी कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस, एक लाइन में एक डायलॉग आएगा और उसका रिप्लाई आ रहा है यस तो ये अलग लाइन में आएगा। ठीक है? फिर अगर दोबारा रिप्लाई है तो एक और लाइन में आएगा। ठीक है? हर डायलॉग के लिए आपको न्यू लाइन लिखनी होती है बेटा। यहाँ तक आई होप सबको हर बात क्लियर है। अगर कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ लो, ठीक है? अब हमने क्या पढ़ लिया मैं रिकैप करवा देती हूँ सब कुछ। वैसे तो बेटा ये नोट्स की बुक में ना ज़्यादातर चीज़ें लिखी हुई हैं, बिकॉज़ आपको पता ही होगा सारी अकेडमीज़ में ना हम लोग क्लासेस जो होती हैं ट्वाइस अ वीक होती हैं, स्कूल्स में भी, ठीक है? मैं यहाँ पे आप लोग आई डोंट नो आप कराची में रहते हो या नहीं, जैसे क्रेडो वगैरह में मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है ना? मे बी यू गाइज़ नो अबाउट क्रेडो कॉलेज। तो कहीं भी ना इतनी टाइम नहीं हो पाता कि हम लोग ज़्यादा लिखवाएँ। तो आई डोंट वांट यू गाइज़ टू राइट अननेसेसरी स्टफ। जो बाकी बच्चे को मैंने मैसेज करवाया था एडमिन से कि आपके पास बुक्स डिलीवर हो जाएँ, ठीक है? तो आप लोग अपनी बुक्स में ही काम कंप्लीट कर लेना। बेटा ये आपको आर यू एनरोल्ड विद एन अकेडमी? इफ यू आर नॉट एनरोल्ड विद एन अकेडमी तो आप मेरे नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, आप मुझे मैसेज कर देना। अ, जो मेरे सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं बुक्स डिलीवर करवा दूँगी बेटा आपको मैं। आप मुझे मैसेज कर देना तो आपको उसकी हार्ड कॉपी में मिलेगी बेटा, पीडीएफ हम लोग शेयर नहीं करते, बट आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। बाकी सभी बेटा हसन वगैरह प्लीज़ मेक श्योर कि वेडनेसडे क्लास से पहले हो जाए। मैंने आपको जो नंबर आपको मैसेज किया होगा एडमिन ने ना, तो आप उन्हें रिप्लाई करेंगे, अपना एड्रेस वगैरह भेजेंगे तो आपको डिलीवर करवा देंगे बुक्स, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है उसका। बाद में फिर हम लोग उसका भी देख लेंगे। सब बच्चे अपने पास में रख लें ताकि सारा काम इसी के अंदर है बेटा। एग्ज़ाम्पल एसेज़ भी सारे इसी के अंदर हैं, ठीक है? जिससे हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। ख़ैर, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा इसका समराइज़ कर लेते हैं जल्दी से ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पहला ये फ़ॉर्मेट है डायलॉग लिखने का। फिर 3 बातें जो मिस्टेक्स होती हैं। पहली मिस्टेक कि हमेशा जब आप स्पोकन वर्ड्स हैं आपके बेटा जो आप बोल रहे हो, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। ठीक है? डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक इन्वर्टेड कॉमा भी होता है, आप 2-2 डालोगे, स्पीच का मतलब होता है 2 इन्वर्टेड कॉमा। अगली बात, जहाँ से आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे ना, बोलना स्टार्ट करोगे जहाँ से, ठीक है? वो हमेशा पहला वर्ड कैपिटल होगा, ये बेसिक सी बात है। इसके मार्क्स मिलते हैं, आई एम सॉरी बट ये मार्क्स हर चीज़ में एग्ज़ामिनर काटता है बेटा। तीसरी बात कि हमेशा फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क, क्वोटेशन मार्क के अंदर होगा। इसके अंदर होगा आपका पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन क्या हो सकती है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। आई एम अस्यूमिंग कि आप लोगों को इनका मतलब पता है। फुल स्टॉप मतलब बस नॉर्मल, एक्सक्लेमेशन मतलब आप ज़ोर से बोल रहे हो, क्वेश्चन मार्क मतलब आप सवाल पूछ रहे हो। और जब भी कोई न्यू पर्सन स्पीक करेगा तो यूज़ अ सेपरेट लाइन, आप न्यू लाइन से स्टार्ट करोगे बेटा, ठीक है? वैसे तो ये उसकी जो आपने एक बच्चे ने गलती की थी हसन बेटा, आपने ये दैट का वर्ड यूज़ किया था। दैट का वर्ड कभी भी डायरेक्ट स्पीच के अंदर नहीं आता। डायरेक्ट स्पीच होता है आप एग्ज़ैक्टली बता रहे हो। आपने बोला अली एक्सक्लेम्ड, आई नीड हेल्प। अगर इसको आप इनडायरेक्ट में करते तो हो जाता अली एक्सक्लेम्ड दैट ही नीड्स हेल्प। पर आपको ये करने के इनडायरेक्ट स्पीच के मार्क्स नहीं मिलते पेपर में, तो मैं ये करना नहीं सिखाती हूँ। ठीक है? ये आप करो या आप नॉर्मल लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अलग से कोई चीज़ नहीं है, इससे कोई मार्क्स ही नहीं है। सिर्फ़ डायलॉग मतलब कि डायरेक्ट स्पीच लिखने का मार्क्स मिलता है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है।
सब बिल्कुल क्लियर है इस पे? 100%? सुमैया बेटा, आर यू क्लियर? आपको समझ आ रहा है सब कुछ? ओके बेटा, अब बिल्कुल लास्ट चीज़, अब ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं बेटा आपके सामने। इनको हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप लोग मुझे करेक्ट वर्ज़न लिख के दिखा सकते हो इनका? अपनी चैट में। तीनों को एक साथ लिख के दिखाना बेटा, कुछ भी नहीं करना, बस ये सेंटेंस है ना, इसमें आप देख लो कि भई क्या कहाँ गलत जगह कोटेशन मार्क और क्या बन जाएगा ये सेंटेंस। ठीक है? बस एक प्लीज़ जल्दी से 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें। प्लीज़ कर लो सो दैट वी कैन मूव ऑन देन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मानूर आप इतना लेट क्यों हो गए हैं? Class starts at 4:30, you just missed the entire class pretty much. What happened? फिर से अयान बेटा, फुल स्टॉप कहाँ है? कोटेशन के अंदर फुल स्टॉप, वेरी गुड। और एक साथ लिखो 1 2 3 एक साथ लिखो ताकि दूसरे बच्चे आंसर्स ना पढ़े। 1 2 3 तीनों लिख दो बेटा। और सब लोग करें बेटा प्लीज़ जल्दी-जल्दी ताकि हम आगे बढ़ सकें। और मानूर बेटा, कैन यू हियर मी? हेलो मानूर, यस बेटा, तो व्हाई आर यू सो लेट? बेटा 1 2 3 करके आंसर लिखो ताकि एक साथ एक ही मैसेज में सारे आंसर्स हों। अगर आप लोगों का ऑप्शन आ रही है तो। मानूर जी बताना मुझे ज़रा। बेटा इस क्लास की टाइमिंग्स फिक्स्ड है, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी इसकी। सेकंड लेसन ही आप मिस कर रहे हो यार। प्लीज़ मेक श्योर ऐसा ना हो। एंड अच्छा मुझे एक सवाल भी पूछना था आप लोगों से, 1 सेकंड। इट्स ओके बेटा, मुझे तो मसला नहीं है बट प्लीज़ ट्राई टू वॉच द रिकॉर्डिंग, ठीक है? अच्छा मुझे आप लोगों से पूछना था बेटा, जो नेक्स्ट फ्राइडे है ना हमारा 19th सितंबर, आई विल सेंड अ मैसेज ऑन द ग्रुप एज़ वेल। 19th को ना मेरी कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग है। सही है। आई मीन आई एम श्योर यू गाइस नो अबाउट दिस। तो अलग-अलग केमिस्ट्री ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग ना एनडी 4:30 पे होती है। तो मैं 4:30 पे क्लास नहीं ले सकती। आर ऑल ऑफ यू अवेलेबल एट 5 या 5:30 नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास के लिए? क्योंकि मैं अगर जब खत्म होगी, घर आते-आते थोड़ा टाइम लग जाता है, ऑफिस जाते भी टाइम लग जाता है। आप लोग सब मुझे बता सकते हो अभी कि आप नेक्स्ट फ्राइडे को 4:30 टू 5 मेरी क्लास होती है यूजुअली। पर क्या आप 5 या 5:30 पे फ्री हो क्या नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास के लिए? ये बता दो प्लीज़ बेटा। हसन फिर से आपने कॉमा नहीं डाला है। उमर शाह वेरी गुड। ठीक है, कुर्तलान इज़ अवेलेबल, मानूर इज़ अवेलेबल, बाकी सब भी प्लीज़ बता दें मुझे यार। 5 नेक्स्ट फ्राइडे को 5:30 पे आर यू गाइस अवेलेबल? बिकॉज़ वही मेरी ट्रेनिंग है, तो आई रियली कांट चेंज एनीथिंग। वो तो मतलब इतने सारे टीचर्स की होती है ना। तो ए लेवल्स की है वो। एंड सुमैया यू आर अवेलेबल एज़ वेल, गुड। बिकॉज़ आई नो अभी क्लास आपका बैच ही अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम दूसरे बैच में इनकॉर्पोरेट भी नहीं कर सकते, वरना फिर आप लोग तो अभी पीछे चल रहे हो, तो काफ़ी अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं। सही है, ज़्यादातर बच्चे अवेलेबल हैं, मुझे बाकी भी कन्फर्म कर दें। ओके, बाकी सब ने सही आंसर्स करे बेटा, वेरी गुड। आई होप सबको क्लियर है डायलॉग राइटिंग, ताकि हम आगे बढ़ें। अयान भी अवेलेबल है, वेरी गुड। अब्दुल्ला बेटा, मैं कह रही हूँ कि यार आप नेक्स्ट फ्राइडे को 5:30 पे अवेलेबल हो? बिकॉज़ मेरी ना कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग है व्हिच एंड्स एट 4 या 4 सॉरी इट एंड्स एट 4:30। सिर्फ नेक्स्ट बेटा, 1 वीक की बात है, सिर्फ नेक्स्ट फ्राइडे की बात है, वरना तुम्हारी टाइम है। हाँ, ओके बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट के लिए ना मैं मैसेज भी कर दूँगी ग्रुप पे, सिर्फ 1 फ्राइडे के लिए 5:30 पे क्लास रखेंगे। अगर किसी बच्चे का मिस हो जाता है तो वो रिकॉर्डिंग देख ले, बट कोई और ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। मेरी अकेडमी की भी क्लास होती है, वो मैंने आगे-पीछे कर दी हैं, बट यही है, सिर्फ 1 फ्राइडे की बात है, वरना तो हम लोग टाइमिंग फिक्स रखेंगे। बिकॉज़ मेरी अभी आगे क्लास भी होती है 6 पीएम पे, तो हम हर फ्राइडे तो चेंज नहीं कर सकते। ओके बेटा, गुड। सबको बात टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों ने सब सही आंसर किया है बेटा। बेटा वी आर डूइंग डायलॉग राइटिंग, हम लोग नैरेटिव ऐसे के वो पढ़ रहे थे कि किन चीज़ों पे नैरेटिव ऐसे में कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं। तो नैरेटिव ऐसे में हमने किन चीज़ों में मार्क्स मिलते हैं, उसमें 5 चीज़ों का देखा है। 5 में सबसे पहली चीज़ होती है कैरेक्टराइज़ेशन। 5 चीज़ें होती हैं आपकी, ये आपकी 5 चीज़ें होती हैं बेटा, इसमें आपको नैरेटिव ऐसे में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना? इन ये जो 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, इन 5 में से 1 बुलेट पॉइंट होता है कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स में से बेटा 2 चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं उसी पे वापस आ जाऊँ बेटा। अब हमने ये क्यों पढ़ना शुरू किया, डायलॉग्स एंड डायरेक्ट स्पीच, वो इसलिए पढ़ना शुरू किया बेटा, क्योंकि हमारे जो मेन कैरेक्टर्स होंगे ना, उन्हें हमें बहुत अच्छे से स्टोरी में इंट्रोड्यूस करना है। इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है कि हर रीडर को
आपका जो स्टोरी पढ़ रहा है रीडर, आपका एग्ज़ामिनर, उसको पता हो कि यार ये कैरेक्टर है, अगर हमने स्टार्ट कर दी स्टोरी। इसमें आपको अभी बताया, आपने बोला आपका कैरेक्टर इंट्रोवर्टेड है या शाय है, यहाँ पे क्या पता आपका कैरेक्टर बहुत कॉन्फिडेंट है। तो जब स्टोरी में आप आगे प्रोग्रेस करोगे ना, तो आपका एग्ज़ामिनर या आपका रीडर ये बात गेस कर पाए कि अच्छा ये कैरेक्टर है तो आगे ये क्या करेगा? थोड़ा-सा उससे रिलेट कर पाए। आई एम श्योर यू गाइस हैव सीन एनी मूवीज या शोज, उसमें क्या होता है, आप कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहे होते हो ना, या तो यू लाइक देम, या आपको उनके बारे में कुछ पता होता है। ऐसा नहीं लग रहा होता कि आप किसी बिल्कुल ही अरे गहरे के बारे में कुछ देख रहे हो और आपको पता ही नहीं है वो आगे क्या करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा। यू नीड टू नो हाउ द कैरेक्टर इज थिंकिंग और फीलिंग। ठीक है बेटा, तो अब इसकी बात करते हैं, मैं आपको इसी से एक पढ़ा देती हूँ ये। वेट अ मिनट, कहाँ गया? सही है बेटा, हियर यू गो। अब ये बच्चों को ना कंटेंट पे ना 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं, मतलब दिस दीज़ आर गुड मार्क्स बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल स्क्रिप्ट दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाए बेटा। अच्छा, स्क्रिप्ट में ना एनोटेशंस हुई होती हैं, आप लोगों को अगर आइडिया हो, शायद आप लोगों की ओ2 की कोई स्क्रिप्ट्स आई हों, तो स्क्रिप्ट में से ये पी लिखा हुआ है, ये वी लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या होता है बेटा? पी का मतलब होता है कि बच्चे ने गुड, ये लिखा है इंडिकेट्स मेरिट्स ऑफ पंक्चुएशन। मेरिट क्या मतलब होता है बेटा? मेरिट मीन्स आपने सुना होगा मेरिट अच्छी क्वालिटी, ठीक है? मेरिट का वैसे जनरली मतलब होता है गुड क्वालिटीज़, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इट शोज़ दैट द स्टूडेंट हैज़ यूटिलाइज़्ड गुड पंक्चुएशन। और वी का मतलब होता है बेटा कि द स्टूडेंट हैज़ यूटिलाइज़्ड मेरिट्स ऑफ वोकैब्युलरी, और उसने अच्छी वोकैब्युलरी वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो ये आपका एक एग्ज़ामिनर, ये मेरा स्टूडेंट था अहमद, उसका ए आया है, ठीक है? अब इसके क्वालिटेटिव राइटिंग में कुछ मार्क्स कटे थे, पर कंटेंट के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ बेटा। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सेंटेंस ही उसने डायलॉग से स्टार्ट किया अपना नैरेटिव ऐसे, ठीक है? उसका स्टार्ट ही नैरेटिव से डायलॉग से हो रहा है, और पहले सेंटेंस में उसने डायलॉग यूज़ किया हुआ है और वही फॉर्मेट पे यूज़ किया है। सुमैया बेटा, सारी जो स्क्रिप्ट्स वगैरह ना बुक में मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं। आप आर यू एनरोल्ड विद मी? आई एम नॉट श्योर, आप आई एम नॉट रियली श्योर, जो बच्चे कुछ 2-3 बच्चों को मुझे, मैं नाम से फ़ैमिलियर नहीं हूँ। इफ यू आर एनरोल्ड विद एन अकेडमी वगैरह, आप, मैंने नंबर आपको दिखाया ना, आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको भेज दूँगी। स्क्रिप्ट्स भी, सब चीज़ें बेटा ड्राइव पे सब कुछ अपलोडेड होगा। हम लोग क्लास में, पहले ही बोला था, जो भी क्लास में डिस्कस करेंगे ना, हर चीज़ आपकी ड्राइव पे अपलोडेड होगी। आज के लेक्चर में हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी चारों चीज़ें अपलोड करी थी ड्राइव पे, ठीक है? तो आज की भी मैं चीज़ें अपलोड कर दूँगी, तो येस यू कैन रीड देम एज़ वेल। बाकी जो बुक है आपकी नोट्स वाली, उसमें भी ज़्यादातर चीज़ें मौजूद हैं, एग्ज़ाम्पल आंसर्स के साथ। खैर, बेटा ये आपकी पहली सेंटेंस है। इस पे पी दिया हुआ है एग्ज़ामिनर ने, मतलब कि उसने बोला हुआ है गुड पंक्चुएशन। और पता है किस बात पे बोला हुआ है? वही जो मैंने अभी आपको बोला कि इस बच्चे ने क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला है, इस बात पे बोला हुआ है बेटा। ठीक है, खैर आगे हम चले गए। अब अगली बार से सेंटेंस शुरू किया तो उसने अगली सेंटेंस अगली बार से शुरू किया, ठीक है ना? एक साथ नहीं लिख सकते बेटा। एनीवेज़, अब अगर हम बात करें ना यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टराइज़ेशन हुई हुई है बेटा। हम लोग कैरेक्टराइज़ेशन कैसे करेंगे, मैं आपको उसका आइडिया दे रही हूँ ताकि आप, अभी हम लोग अटेम्प्ट भी करेंगे इसको। लेट्स रीड दिस। ये स्टोरी वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना बेटा, तो टेक्निकली ना, इस बच्चे ने, आई वोंट रिकमेंड दिस, मैं आप लोगों को कभी नहीं करवाऊँगी ये, लेकिन कभी-कभी कुछ बच्चे होते हैं बेटा, जैसे ये बच्चा ना मेरे पास बहुत एंड में आया था, आखिरी के 2 महीने में आया था, तो ना इसकी ना राइटिंग बहुत ज़्यादा वीक थी। मतलब जेनुइनली ही कुडन्ट इवन फॉर्म लाइक अ कंप्लीट सेंटेंस इंग्लिश में ना, ये बहुत वीक थी इसकी। एंड इसने कभी कोई और पेपर्स नहीं दिए हुए थे, इसने कोई ओ2 के पेपर्स नहीं दिए हुए थे। इसके स्कूल में एक साथ ही पेपर होते थे, 8 तो इसकी इंग्लिश बहुत वीक थी। तो बेसिकली ना, आई हैव सम एग्जांपल एसेज रिटन, आपको दिखाती हूँ ये जो सैंपल एसे 2 है ना मेरा, ये देखो इसकी अपलोड डेट क्या है। तो इसकी अपलोड डेट है 17 अप्रैल, ठीक है ना? लाइक कब पेपर कब हुआ था बेटा? आप अ, 1 सेकंड, व्हाट समवन सेइंग? नहीं बेटा, आई क्वेश्चन आई में कोई फ़र्क नहीं है, सेम बात है बेटा, इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस। ख़ैर, तो 17 अप्रैल को ये जो एसे है ना, जो मैंने लिखा था, लाइक कुछ एसेज हैं, आई थिंक ये वाला आपकी बुक में है, नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट आपकी बुक में भी है 3 एसेज ना, ये भी मतलब मैं लिखा है ऐसे। तो इस बच्चे ने ना ऐसे याद किया था। आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप याद करो, लेकिन देखो खुद सोचो, बच्चा पेपर से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आ रहा है, तो और इसकी इंग्लिश इतनी वीक है, तो अगर आप, मैं आपको ये दोनों ऐसे अपलोड कर दूँगी, तो ये वाला ऐसे ना इसने लिटरली याद किया हुआ है, एंड देन इसने वही जाके अपने पेपर में लिखा है। इसकी पेपर की स्क्रिप्ट है। ये मई जून 2025 की स्क्रिप्ट है इसकी ना। तो इट्स सो फनी, और इसका फिर ए भी आ गया बच्चे का। तो इसने बिल्कुल सेम है, अगर आप ये कंपेयर करो ना, तो बस इसने थोड़ी-सी गलतियाँ की हुई हैं, याद इतना भी अच्छा याद नहीं करता। तो
ये बिल्कुल सेम है, कोइंसिडेंटली इसका टॉपिक बहुत सिमिलर आ गया था, तो ये कर पाया। बिल्कुल सेम तकरीबन है, ठीक है? मदर व्हाई इज़ द स्काई क्राइंग टुडे? एंड देन ये देखो इसका, मदर व्हाई इज़ द क्राइंग, पूरा मतलब सेम है। मैं आपको दोनों अपलोड कर दूँगी, यू कैन रीड इट एज़ वेल। ऑब्वियसली ये वाले से बेहतर एक्चुअल वाला है, जो उसने याद भी किया था, बट ज़ाहिर-सी बात है, जब पेपर में लिख रहे हो तो आप कुछ मसला करे तो आप 450 वर्ड का ऐसे याद नहीं कर सकते, ठीक है? एंड आई वुड नेवर रिकमेंड, हम लोग इसलिए सीखना चाह रहे हैं कि हम खुद कैसे करेंगे बेटा ये काम। देखो इसका मैं इसीलिए इसके कंटेंट में आ गए मार्क 8 कि वो तो आप याद कर गए थे। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है मार्क या उससे कम आए। ये क्वालिटी ऑफ राइटिंग जब अभी सीखेंगे तो आपको खुद आती है बेटा। आप कभी याद नहीं कर सकते कि सेमीकोलन कहाँ लगा हुआ है, हाइफ़न कहाँ लगा हुआ है। यू नीड टू नो हाउ टू डू इट। एनीवेज़, अब बैक टू आवर टॉपिक बेटा। हमारा टॉपिक ये है कि इसने यहाँ पे ना बताया हुआ है, अगर मैं अपना ऐसे दिखा दूँ, यहाँ पे ना बताया हुआ है बेटा कि लड़की जो आपके मेन कैरेक्टर है वो कैसी है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉम बाइज़ अ स्काई क्राइंग टुडे, आस्क्ड सारा, हर बिग ब्राउन आईज़ गेजिंग अप एट हर मदर हू वाज़ स्टरिंग अ पॉट ऑफ वाटरी सूप ऑन द स्टोव। ठीक है? यहाँ पे पूरा सेटिंग बनाई हुई है, पर अभी हम लोग इसी पे फ़ोकस कर रहे हैं बेटा। मैं फिर से बता दूँ, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है इक्वली। तो अभी हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं कैरेक्टराइज़ेशन पे कि हम लोग कैरेक्टर की क्वालिटीज़ कैसे बताएँगे। अगर आप अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन लिखी हुई है, द रेन टैप्ड रिलेंटलेसली। रिलेंटलेसली मतलब बगैर रुके रेन बार-बार गिर रही थी ऑन द विंडो पेन, विंडो के ऊपर रेन गिर रही थी, एज़ इफ शेयरिंग द गर्ल्स मेलैंकोली। डू एनी ऑफ यू नो व्हाट द वर्ड मेलैंकोली मीन्स? It means मेलैंकोली का मतलब पता है? sad. यस बेटा, मेलैंकोली लिटरली इट मीन्स सैडनेस। अब देखो पहले इस पैराग्राफ में बता देना कि बच्ची सैड फील कर रही है। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बता दी ना, और उसके अपीयरेंस के बारे में बताया। उसके अपीयरेंस के बारे में बताया कि शी हैड बिग ब्राउन आईज़, एंड फिर बताया कि शी वाज़ मेलैंकोलिक एंड लाइक द रेन शेयरिंग द गर्ल्स मेलैंकोली। तो हमें भी अब यही चीज़ करने की मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ कि हम लोग भी अपने कैरेक्टर को कुछ ट्रेट्स देंगे। बिफोर यू गाइस स्टार्ट राइटिंग, ठीक है? आपको सोचना है कि मेरा कैरेक्टर कैसा होगा? विल दे बी अ वेरी हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी तरीन अच्छा बेस्ट होगा, कॉन्फिडेंट आदमी होगा, कॉन्फिडेंट बच्चा होगा, या फिर दे हैव सम इश्यूज़? आर दे नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ? उनकी ज़िंदगी में कुछ मसला तो नहीं चल रहा? सही है? तो इसकी हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं बेटा, 10 ही मिनट है हमारे पास, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। पर लेट्स सी हियर, अपनी कैरेक्टराइज़ेशन शुरू कर लेते हैं बेटा। ओके। ओके बेटा, तो कैरेक्टराइज़ेशन करने का जो मैं बार-बार बात कर रही हूँ, आपके कैरेक्टर को एक पर्सनैलिटी देने के ना 4-5 तरीके होते हैं, ठीक है? एक तो हमने सीखा है डायरेक्ट स्पीच। दूसरा, कोई भी उनके एक्शंस या रिएक्शंस आप बताओगे, या फिर ठीक है ना, आप उनके बारे में, जैसे अभी मैं आपको 2-3 बातें बता रही हूँ बेटा। आप ऐसे नहीं लिखते हो, आप लिख दो, आप भी लिख सकते थे ना, द गर्ल वाज़ वेरी सैड। लिख सकते थे, पर आपने नहीं लिखा। आपने क्या लिखा? द रेन टैप्ड ऑन द विंडो सिल, ठीक है ना? एज़ इफ शेयरिंग द गर्ल्स मेलैंकोली, ऐसे, ठीक है? आपने बोलना है, उस बंदे का पर्सनैलिटी ट्रेट्स देने हैं, लेकिन डायरेक्टली फेंक नहीं देने, ठीक है ना? सटल वे में देने हैं। हम उसको कैसे करेंगे उसकी मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिखा रही हूँ। डायरेक्ट स्पीच तो हम करके आए हैं अभी, ठीक है? कोई भी एक्शन क्या हो सकते हैं, सही है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करते हैं, अभी थोड़ी बात थोड़ी हम लोग हवा में कर रहे हैं आज क्योंकि डायरेक्ट स्पीच पढ़ना था, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये करेंगे, हम लोग एक टॉपिक देखेंगे नैरेटिव ऐसे का, और हम लोग बाकी जो हमने सारी चीज़ें सीखनी है ना बेटा कंटेंट की, उसी टॉपिक के रिलेशन में सीखेंगे। खैर, अभी लेट्स ट्राई टू थिंक अप अ कैरेक्टर जिसके बारे में हम लोग अपनी स्टोरी लिख पाएँ। अगर मैं आपको एक टॉपिक दिखा दूँ नैरेटिव ऐसे का, लेट मी शो यू गाइस सम टॉपिक्स हियर। आपकी पासवर्ड की बुक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब हज़ार, बहुत सारे टॉपिक्स हैं बेटा, 50-100 टॉपिक तो होंगे, ठीक है? ये आपके पास बहुत सारे नैरेटिव ऐसे के टॉपिक हैं। येस, वी हैव टू शो नॉट टेल, येस, बट इसको कैसे करेंगे वो सीखना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मैं बोल दूँ वी हैव टू शो नॉट टेल, बट हाउ डू वी शो? अब इनमें से कोई टॉपिक चूज़ करो यार, एनी टॉपिक दैट साउंड्स गुड टू यू। कोई टॉपिक आप लोग को अच्छा लग रहा है इनमें से, इसको अगर मैं नंबरिंग कर दूँ, कोई टॉपिक चूज़ कर लो ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें। बहुत सारे हैं यहाँ पे तो, बल्कि ये भी है 1, 2, 3, 4। ये वाला कर सकते हैं। यस बेटा, ऑब्वियसली यू कैन यूज़ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। 1 में भी 2 हैं। पहला वाला, व्हेन शी ट्राइड टू ओपन द डोर शी वाज़ सरप्राइज्ड दैट द की डिडन्ट फिट। ये वाला कर लेते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, सभी 1 कह रहे हैं, ओके फाइन। ओके बेटा,
When she opened the door, she was surprised the key didn't fit. अब हमें अभी टॉपिक से इतना ताल्लुक नहीं है, हमसे बात करने कि हम लोग कोई कैरेक्टर कैसे बनाएंगे, ठीक है? यार कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं? आप अपना कैरेक्टर ना अपने जैसा भी बना सकते हो। आप अपनी जिंदगी में अपने जैसा कैरेक्टर कैसे बना सकते हो? अगर मैं बताऊं, मैं एक टीनेज गर्ल का कैरेक्टर बना लेती हूँ फिलहाल बेटा। आपने उसको कोई पर्सनैलिटी ट्रेट्स पहले ही सोच लेने हैं, ठीक है? स्टोरी वगैरह भी आप सोचोगे, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपने सोच लिए, जैसे यहाँ पे स्टोरी थी, ठीक है? ये वाली जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं ना, ये स्टोरी थी कि भई उसके अब्बू की जॉब, उसके अब्बू बहुत बीमार होते हैं एंड देन द गर्ल हैज़ टू गो एंड make make ends meet, ठीक है ना? How will her father get better now? What will she do to make her father regain his health? ठीक है? तो यहाँ पे जो टीनेज गर्ल थी ना, इसकी क्या पर्सनल ट्रेट्स थे? एक तो ये बहुत सैड थी बिकॉज़ her father is obviously ill एंड देन ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड एंड डिटरमिन्ड होती है। डिटरमिन्ड होती है टू डू व्हाट? टू मेक श्योर दैट her dad gets better now. To do whatever it takes, to do whatever it takes to make her dad regain his health, ताकि उनकी हेल्थ सही हो जाए। आपने ऐसे 2-3 ट्रेड्स दे दिए उसको कि वो सैड थी लेकिन डिटरमिन्ड थी, सही है? और शी वाज़ वो हर चीज़ करने के लिए तैयार थी। शी वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है वो कोई काम खाली नहीं छोड़ेगी, हर चीज़ करने के लिए वो रेडी थी, ठीक है ना? शी वाज़ रेडी टू डू एनीथिंग दैट इट टुक, ठीक है ना? टू मेक हर फादर फाइन अगेन। तो अब इसको हमने कैसे शो किया बेटा? अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ शो कैसे, आपने कैरेक्टराइज़ेशन कैसे करनी है। शुरू में तो आपने यहाँ पे अगर आप पढ़ो यहाँ पे पैराग्राफ 3 पढ़ो। यहाँ पे हम पैराग्राफ 3 पढ़ते हैं। Sarah was a young girl of remarkable spirit. She had seen her family face hardship after hardship in their small weather-beaten cottage. ठीक है, यहाँ पे बता रहे रिमार्केबल स्पिरिट आपने बताया अपने डिटरमिन्ड वाली बात। आगे लिखा हुआ है her father had fallen ill and work had become scarce. काम बहुत कम था, her father was sick. The pittance का मतलब होता है बहुत कम पैसे। The pittance her mother earned from odd jobs barely covered the cost of bread and a few vegetables. अब क्या बताया हमने कि वो गरीब हैं। ये भी सारे की पर्सनैलिटी के अंदर आ रहा है कि लोग पुअर हैं, ठीक है? आप उसकी पर्सनैलिटी ऐसे बताओगे, आप ये नहीं लिखोगे कि सारा वाज़ वेरी पुअर। आपने स्टोरी की तरह बताना है, ठीक है ना? देयर सेविंग्स हैड dwindled टू नथिंग। देयर सेविंग्स हैड एंडेड, उनके पास कोई पैसे नहीं रह गए थे। अच्छा बेटा, तुमने मुश्किल वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं ना सारे, कि टाइम आज कम है, तो मैं आपको मुश्किल वर्ड सारे लिख के ना खुद ही अपलोड कर दूँगी ड्राइव पे। आप लोग पढ़ के आना, अगले वेडनेसडे को ना शॉर्ट 5 मिनट्स का वोकैब्युलरी टेस्ट लेंगे क्लास के एंड में। जो भी मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं ना, मैं लिख के आपको बता दूँगी, जब मैं मतलब बता रही हूँ ना, स्कैर्स मतलब खत्म होने वाला, तो ये सब मैं लिख दूँगी आपके लिए। एंड देन आप अपने पास भी कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, ख़ैर, हम आगे बढ़ जाते हैं स्टोरी में, ताकि मैं आपको उसकी पर्सनैलिटी का दिखाऊँ। ये देखो यहाँ पे, विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स सारा वेंट टू द कबर्ड टू फाइंड समथिंग एनीथिंग। आप लोगों को दिख रहा है? छोड़ो, अभी इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, ये थर्ड पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स सारा वेंट टू द कबर्ड होपिंग टू फाइंड समथिंग एनीथिंग दैट वुड हेल्प हर फादर, बट ऑल शी फाउंड वाज एन एम्प्टी जार एंड अ फीलिंग ऑफ डेस्परेशन दैट थ्रेटन्ड टू ड्राउन हर। फिर आपने आगे बोला बहुत डेस्परेट अब्बू सही हो जाएँ। फिर आगे जाते हैं स्टोरी के अंदर। अब आगे स्टोरी में भी मुश्किल है, वो जर्नी पे जाती कैसे अपने अब्बू को सही करेगी। तो यहाँ पे बताया हुआ है क्या, द जर्नी वाज़ ट्रेचरस बट सारा प्रेस्ड ऑन ड्रिवन बाय हर लव फॉर हर फैमिली। सही है? ये सब पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं बेटा, और इसीलिए एक कैरेक्टर के देखो कितना मुश्किल हो रहा है, हमें एक कैरेक्टर की पर्सनैलिटी बताना ही। तो ये हम लोग सीखेंगे। अब मैं आपको अब जनरली आइडिया दे दी कि कैसे करना होता है। बट हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से ना हम लोग अपने नैरेटिव ऐसे करना, एक ड्राफ्ट लिखने की कोशिश करेंगे, और उसमें अलग-अलग तरीके से बेटा सीखेंगे कि हम लोग कैरेक्टराइज़ेशन कैसे करते, हम कैरेक्टर के लिए क्या बातें लिखते, ठीक है? उसको कैसे पर्सनैलिटी देते, सही है? अगर आपके कैरेक्टर की पर्सनैलिटी नहीं है, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क नहीं मिल सकते कंटेंट के, जो ये होते हैं कैरेक्टराइज़ेशन के बेटा। वी कैन मेक द स्टोरी फिक्शनल, येस बेटा। फिक्शनल का मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी सब स्टोरीज़ इमेजिनरी ही होती हैं, आपकी ज़िंदगी में तो नहीं हुआ होगा ना ये सब चीज़ें, ठीक है? बस एक चीज़ होती है बेटा नैरेटिव ऐसे में, आप लोग एलियंस ऐसी स्टोरी मत लिखो, ठीक है? फिक्शनल का मतलब होता है सिंपली इमेजिनरी, ठीक है? तो हर स्टोरी बेसिकली इमेजिनरी ही होती है अनलेस कि आपकी ज़िंदगी में हो ही हो। तो येस यू कैन राइट फिक्शनल स्टोरीज़। बस इतनी ज़्यादा कोई बिल्कुल स्टूपिड स्टोरी मत लिख देना, एलियंस आ गए अर्थ पे, या
stuff like that, because you are a 16-year-old or a 15-year-old, 17-year-old even, तो आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट करता है सम मेच्योरिटी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है फिलहाल, ठीक है ना। आप लोग अपना याद रखना डायरेक्टेड स्पीच कैसे लिखते हैं। ओके, डायरेक्ट स्पीच। एंड यस, आई विल सी यू गाइस ऑन वेडनेसडे। बाकी अगर कोई काम होगा तो मैं आपको ग्रुप पे कम्युनिकेट कर दूंगी बेटा। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस तो प्लीज मुझसे पूछ लो। आई हैव अनदर क्लास एट 6, तो आई हैव टू लीव, बट अगर आपने कुछ पूछना है तो बेटा कुछ पूछ लो बेटा।